अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन 31 दिसंबर की कॉल लेकर आपके साथ। सब में पहले ये हमारी इस साल की आखिरी कॉल है और हम डेली कॉल का सिलसिला यूट्यूब पर बंद करने जा रहे हैं। बेशक आपसे रब्ता रहेगा, हम आपको मुख्तलिफ हवालों से अपडेट करते रहेंगे, स्क्रिप्ट पर अपडेट करेंगे, डेली कॉल्स भी बीच में ज़रूर देंगे, मगर जो एक रूटीन में रोज़ाना आप कॉल्स देख रहे थे वो सिलसिला अब ख़त्म हो गया। अब जस्ट फॉर अपडेटिंग ऑन मंथली बेसिस या कोई क्वार्टरली बेसिस हम इंडेक्स पर बात करेंगे। हमने 500 प्लस वीडियोस पोस्ट की हैं। 20 मार्च को हमने आगाज़ किया था कोविड-19 को देखते हुए इन्वेस्टर सपोर्ट प्रोग्राम जो शुरू किया था ट्रेडिंग ऑन लेवल्स ने, उसके लिए वाई न्यूज़ का क़याम हुआ और उसके बाद हमने भरपूर कोशिश की कि लोगों को घर बैठे किसी तरीके से अपडेट किया जा सके, उनको ट्रेड सिखाई जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे और एक बड़ा अच्छा हल्का जो है हमारा बना जिसमें लोग हमें फॉलो करते रहे। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने यूट्यूब पे हमें देखा और हमें पसंद किया, कमेंट किया और हमारे लिए दुआएं की और लाइक किया या सब्सक्राइब किया। तो इसीलिए हम इस चैनल को बंद ख़तई तौर पे नहीं करेंगे और हम अपनी जो एजुकेशन प्रोग्राम है और जो ट्रेडिंग सिखाने का एक अमल 2011 से हमने शुरू किया हुआ है वो हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। और बाकी जो हमारी डेली कॉल्स हैं, स्क्रिप्ट अपडेट है और ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो क्लाइंट सपोर्ट है और लाइव सेशन सपोर्ट है, लाइव सेशन के दौरान जो हमारी सपोर्ट होती है, वो तमाम चीज़ें अब व्हाट्सएप पे महदूद होंगी। जो लोग भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो शुएब अहमद साहब से रब्ता कर सकते हैं 0345619043 पर। अच्छा जनाब, आज चलते हैं अब आज के सेशन की जानिब। आज के सेशन की ख़ास बात क्या है? सब में ख़ास बात यह है कि इसका आगाज़, क्योंकि कल की कॉल में ये बात आपको बताई गई थी कि जो मार्केट का आगाज़ होगा वो एक्साइटमेंट के साथ होगा और कम व बेश 44,328 के आसपास। तो ये 44,328 नहीं बल्कि उससे भी ऊपर 44,440 के आसपास तक गई है ये। 44,000 आई बिलीव के 380 या 400 प्री ओपन के साथ ही वहाँ गई और उसके बाद विद इन 20 मिनट्स उसने टारगेट एरिया में एंट्री ले ली थी और जो आज का हाई है वो भी मेरे ख्याल में 10:30 या 11:15 बजे बन चुका था। इसीलिए आज सुबह ही सुबह मैंने आप लोगों को अपडेट किया था मार्केट के आगाज़ के साथ कि हम टारगेट एरिया में एंटर हो गए। ऑफलोडिंग ज़रूरी है, इससे हमको मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ये बात मैंने आपको वहाँ बताई थी। उसके बाद जो मैं दूसरी अहम चीज़ इस चार्ट पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो जो लेवल था 44,328 355 का, उस पे 3 अटेम्प्ट हैं एग्जॉस्शन के और तीनों अटेम्प्ट कारगर हैं। जब भी इस लेवल पे आए वो वापस बाउंस बैक किए। तो ये मैंने दिखाने की कोशिश की है। इसका मकसद ख़ास तौर पे ये होता है कि लेवल्स को पे बिलीव और रिस्पेक्ट करने के लिए हम अगर उस पर बिलीव करेंगे तो उस पर एक्शन कर सकेंगे, एग्जीक्यूट कर सकेंगे। क्योंकि दिन में जो व्हाट्सएप पे सवाल होते रहे हैं तो उसमें मैं बताता रहा हूँ कि मल्टीपल एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जिस तरह टीआरजी आज उम्मीदों से बहुत ऊपर जाके खुला और हमारे तकरीबन सारे ही मेंबर्स ने उसको वहाँ बेचा और उनको बायबैक का भी मौका मिला और बायबैक को हमने इनकरेज किया। उसकी वजह यही थी मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो हमने सुबह आपको मार्केट के आगाज़ के साथ ही अपडेट कर दिया था। तो इनफैक्ट टारगेट एरिया हमारा टेस्ट हो गया है और उसके बाद जो थोड़ी बहुत एग्जॉस्शन हमने देखी है वो 44,300 वाला एरिया उसको सपोर्ट करता हुआ नज़र आया। चूँकि ये स्टार्टिंग पॉइंट था तो ये बड़ा अहम हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो मार्केट की क्लोजिंग है, क्योंकि जो लास्ट मिनट अपडेट मैंने दी है मार्केट क्लोजिंग से थोड़ी देर पहले या उसके आसपास, तो मैंने ये कहा था क्लोजिंग बेहतर लग रही है। एवरेज क्लोजिंग, इनफैक्ट वो एवरेज क्लोजिंग तो बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं,
मगर मार्केट के जो लास्ट 30 मिनट्स हैं वो थोड़े से परेशान कौन है। बहरहाल मार्केट 156 पॉइंट के फ़ायदे के साथ बंद हुई। वॉल्यूम्स जो हैं वो 11% नीचे गिरे हैं, ठीक है। अब आप देखिए, इस बात को नोटिस कीजिए कि सुबह जब मार्केट का आगाज़ होता है तो मेरे ख्याल में पहले 10-15 मिनट में शायद 2.5 करोड़ वॉल्यूम था, और उसके बाद फिर हमने वॉल्यूम को 6-6.5 करोड़ के बाद रुकते हुए देखा। फिर 6 करोड़ से 7.5-8 करोड़ तक वॉल्यूम बहुत स्लो रहे। तो मेरे ख्याल में तो जो शुरू का आगाज़ था बस उसमें ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देखी गई, और फिर बिल्कुल एंड में जाके हमें कुछ बेहतरी नज़र आई, और यही वजह थी कि आज पूरा दिन हमारी इनकरेजमेंट आपके साथ रही। अच्छा जनाब, अब चलते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। और अगली स्लाइड हमारी 2022 के हवाले से जो मामलात हैं, जो बार बार मैं आपको दिखाता रहा हूँ उसी हवाले से, मगर इस वक्त जो हमें ताज़ा अपडेट्स मिल रही हैं उसमें ये कि जो मिनी बजट पेश किया गया है उसमें टैक्सेस के हवाले से जो डिटेल्स है वो आपके ग्रुप्स पे भी पोस्ट कर दी गई हैं, तो आप यकीनन पढ़ रहे होंगे वो। तो अब इस हवाले से मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, और फंडामेंटली मैं इस पर कमेंट तो नहीं कर सकता कि फंडामेंटली इसका इम्पेक्ट क्या होगा, मगर एज ए ले मैन मैं ये समझ सकता हूँ कि ओवरऑल मुश्किल सूरत हाल पाकिस्तान के लिए है, और यही वजह है कि IMF का दबाव रहा, और मैं बहुत दिन से ये बात कहता रहा हूँ। और ख़ास तौर पे जो आज से मेरे ख्याल में अब तो शायद 3 महीने हो गए, जो काबुल वाली वीडियो थी उस पर मैंने आपको उस वक्त बताया था कि IMF, FATF ये जो टूल्स हैं ये पूरी शिद्दत से इस्तेमाल होंगे आने वाले दिनों में। तो आपने IMF को इससे ज़्यादा सख्त इससे पहले शायद ना देखा हो, जो सूरत हाल इस दफ़ा एग्रीमेंट में रही है। मैं शौकत तरीन साहब का एक वो देख रहा था, वो उनका एक बयान का एक हिस्सा जिसमें वो कह रहे थे कि ये जो ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट बैंक के हवाले से वो कह रहे थे कि ये जो खुद मुख्तारी है सेंट्रल बैंक की, वो अच्छे मुल्कों में इसी तरह होती है। तो दैट्स वेरी गुड, एटलीस्ट शौकत तरीन साहब हमें अच्छे मुल्कों की फहरिस्त में लेकर आ रहे हैं, और ये ऑटोनॉमी हमारे सेंट्रल बैंक को भी मिल रही है। मैं गुजारिश करूँगा शौकत तरीन साहब से कि वो हमें ये भी समझाएं कि अच्छे मुल्कों में वजारत ख़जाना कैसे एक्ट करती है, और जो इकनॉमिक मैनेजर्स होते हैं वो किस तरीके से इकॉनमी को प्लान करते हैं, वो भी हमें ज़रूर बताएं ताकि हमें पता लग सके, क्योंकि हम अच्छे मुल्कों की लिस्ट में आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं हम अपनी अगली उसकी तरफ। ये नेवर गिव अप वाली जो हमारी स्लाइड है, इसकी अहमियत बरकरार है, क्योंकि आज 44,605 और 440 के बीच में हमने मुसलसल 3-4 दफ़ा अटैम्प्ट देखे, और यहाँ पर हमने सेलिंग प्रेशर भी देखा है। यही एक पॉइंट है मेरा जो आज के सेशन पे जो मैं डाउट करता हूँ कि ये जो हो रहा है इस एरिया में सेलिंग आ रही है। तो जब बायर इस सेलिंग को खा जाता है, आप देखते होंगे कई दफ़ा सेलर आ रहा होता है, और जब उसको बायर उसको जितना माल आ रहा होता है वो बायर उसको फौरी तौर पे खा रहा होता है, मतलब उसको खड़ा नहीं होने देता। ऐसी सूरत के बाद फिर मार्केट तेज़ी से ऊपर जाती है। तो आज हमने ये अमल तो देखा है कि जब मार्केट ऊपर गई है इस एरिया में हमें माल दिया गया है, ठीक है, मगर हमको अब देखना ये है कि क्या कल सुबह बायर इस एरिया में माल को हजम करने में कामयाब होता है या नहीं होता है, ये हमें देखना है। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने आखिरी स्लाइड की तरफ, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट पे इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। जिस तरह मैंने कहा कि आज के सेशन को तो हम एक ओके सेशन कहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटिंग इसलिए नहीं कहूँगा कि आज पूरा दिन आगाज़ को अगर हम हटा दें तो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को डाउटफुल देखा गया, ठीक है ना। और जो बिगनिंग में वॉल्यूम थे वो बहुत अच्छे थे, उसके बाद वॉल्यूम में भी कमी देखी, और जो एग्जॉस्शन सुबह के आगाज़ के बाद थी वो कमोबेश पूरा दिन प्रिवेल करती हुई नजर आई। बेशक
300 वाले लेवल से हमें बाउंस बैक मिलता रहा, मगर वो सर्वाइव 440 के ऊपर कर नहीं पाया। 44 440 एरिया में जब जब एंटर हुआ हमें वहाँ से सेलिंग होती हुई नज़र आई। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो हमें नज़र आई हैं। और ये क्यों है, क्या वजह है? इन्वेस्टर में के तहफ़्फ़ुज़ात हैं मिनी बजट के हवाले से, और इसमें कोई दो राय नहीं है, अनोखी बात नहीं है, हम इसको डिस्कस करते रहें। तो अब मिनी बजट पेश हो गया है, पास भी हो जाएगा, इसको हर हाल में पास होना है। जिस तरह मैं पिछले दिनों भी आपको कहता रहा हूँ कि इसको रोका नहीं जा सकता, ये सर्वाइवल का मसला है। इससे कितनी भी महंगाई हो, कितने भी मसाइल हों, इसको पास होना है। इसमें जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हों, इसको पास होना है। तो अब सवाल ये है कि जो हमारे ग्रुप पे भी बहुत ग्रुप्स जो हमारे हैं उन पे भी ये पूछा जा रहा है कि इसका मार्केट पे इम्पैक्ट क्या होगा। फंडामेंटली तो फंडामेंटल एनालिस्ट इस पे सही रोशनी डालेगा। मुझे जो समझ आता है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि मार्केट जो है इसको दो फेज़ में दो डिफरेंट तरीक़ों से रिएक्ट करेगी। नंबर एक ये कि ये बजट जो पास होता है तो मार्केट इसमें एक्साइटमेंट शो करेगी, एंड दैट एक्साइटमेंट गोइंग टू बी मोर वॉलेटिलिटी होगी। वो मार्केट में एक एक्साइटमेंट आएगी। एक्साइटमेंट क्यों आएगी? अब एक सवाल पैदा होता है, क्योंकि यकीनन आप लोगों का सवाल होगा कि भाई मार्केट महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन नंबर बिगड़ेंगे और आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर होगी, तो ये एक्साइटमेंट क्यों आ रही है मार्केट में? एक्साइटमेंट की वजह यह है हेजिटेंट बिहेवियर जो मार्केट का था। आप मुसलसल किसी को अगर ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करें और उसके बाद जब उसको छोड़ते हैं तो वो तेज़ी से ऊपर जाता है। पॉइंट समझ रहे आप? जिस तरह आप रबर बैंड को पकड़ के खींचे और फिर छोड़े तो किस तरह रिवर्स करता है। तो बेसिकली मार्केट इस किस्म की सिचुएशन में नज़र आ रही थी इस ट्रिगर को लेके कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो पहला फेज़ आएगा वो एक्साइटमेंट का होगा। अब उस एक्साइटमेंट को मार्केट हजम करेगी नहीं करेगी, वो इसके लिए हमें 2 दिन लगेंगे, इस चीज़ को समझने में 2 दिन लगेंगे। एंड दैट इज़ प्रीटी नॉर्मल, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल न्यूज़, फंडामेंटल हैपनिंग, इट टेक्स टाइम, स्पेशली द कंट्री लाइक पाकिस्तान, कि यहाँ पर हम तमाम लोग इतना तालीमी काबिलियत शायद नहीं रखते कि हम चीज़ों को पहले से प्लान करके बैठे हों, समझ के बैठे हों। तो हम मुख्तलिफ आराओं के पीछे भागेंगे, तो उसके अंदर सौदे लड़ेंगे और वो चीज़ वॉलेटिलिटी को थोड़ा बढ़ा सकती है। वरना उसूली तौर पे इस वॉलेटिलिटी की जो दौरानिया है वो 2 से 3 घंटे होना चाहिए। आम तौर पे जो दुनिया में देखा जाता है कि जब भी कोई ऐसा डेटा आता है तो वॉलेटाइल सिचुएशन जो होती है वो 1.5 घंटे 2 घंटे की होती है। उसके बाद फिर डेटा जिस फेवर में आता है मार्केट उस फेवर में चलना शुरू हो जाती है। तो वो वॉलेटिलिटी का दौरानिया थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो दूसरा फेज़ जो मुझे नज़र आता है वो ये फेज़ है कि जो सेक्टर इससे मुतासर होगा, जैसे अभी मेरे पास सारे नंबर्स फिगर्स तो नहीं आए, मगर मैं दोपहर को जो चीज़ें पढ़ रहा था तो उसमें मैं देख रहा था कि टेक्सटाइल पर भी कुछ बात हो रही थी कि टेक्सटाइल में फ़लाँ चीज़ की पता नहीं सब्सिडी ख़त्म करेंगे। तो अगर टेक्सटाइल सेक्टर की सब्सिडी ख़त्म होती है तो गैस और बिजली के रोने उनके अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे और साथ में एक नई मुसीबत आएगी तो यकीनी तौर पे टेक्सटाइल सेक्टर मुतासर होगा। इस तरीके से डिफरेंट सेक्टर अभी देखते हैं क्या क्या होता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर जिसमें सेल्स टैक्स लग रहा है तो उनकी सेल्स कोई बहुत ज़्यादा गिरेगी नहीं। इसलिए नहीं गिरेगी क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है डिमांड, वैसे तो इंडस्ट्री होती है डिमांड ओरिएंटेड, मगर अगर आप स्टैटिस्टिकल फिगर्स पे जाएंगे और पाकिस्तान की डिमांड को देखेंगे और सप्लाई को देखेंगे तो हमारा लेना देना तो प्रोड्यूसर से है, जो पाकिस्तानी प्रोड्यूसर है। हमारा लेना देना इंपोर्ट वाली गाड़ी से तो नहीं है ना, हम स्टॉक में तो उसको ट्रेड कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो उस हवाले से अगर आप देखेंगे तो इनके तो बेकार में मज़े आ जाएंगे, इनकी प्राइसें बढ़ जाएंगी, ठीक है, मगर इनकी सेलें मुतासिर होंगी जुज़वी वक्ती तौर पे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लग्जरी और रिक्वायरमेंट दोनों है, ठीक है ना। तो लग्जरी कारों पे थोड़ा सा दबाव ज़रूर आ सकता है, मगर उनके नंबर ऑफ़ यूनिट्स इतने नहीं होते।
जो रिक्वायरमेंट वाली गाड़ियाँ हैं, जो नेसेसिटी है ट्रांसपोर्टेशन की, उसके नंबर्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। और दूसरी बात ये, कंज्यूमर और या कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट होती हैं सारी, और जब कोई इन पे इम्पैक्ट आता है, जिस तरह पिछले दिनों कोल प्राइस के हवाले से मैंने सीमेंट पर बात की थी, तो मैंने यही कहा था कि उस डिफरेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा या उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कंज्यूमर की जानिब। तो अगर गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या मसला है, पाक सुजुकी या होंडा या टोयोटा वो अपनी जेब से तो पे करके आपको गाड़ी नहीं देगा ना, आपसे ले लेगा। तो लिहाजा आप ज़रा लॉजिकली सोचें तो कॉरपोरेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं यहाँ पर अभी इकॉनमी, इन्फ्लेशन और मसाइल अवामुन्नास उस हवाले से नहीं बात कर रहा। मैं ये जो गुफ्तगू मैंने अभी की ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से, वो ये समझाने की कोशिश की है द इम्पैक्ट ऑफ द कॉरपोरेशन इन अवर मार्केट। वी आर मोर कंसर्न टू द मार्केट एंड द कॉरपोरेशन वी आर ट्रेडिंग इन। तो अदर देन दैट व्हाट इज हैपनिंग वो नज़र आएगी। वो हमारा सेकंड फेज़ है, जो मैंने बताया कि सेकंड फेज़ में इन्फ्लेशन नंबर्स, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, IMF के जो जितनी रिजर्वेशंस हैं उसके झटके आपको मिलते रहेंगे आगे, ठीक है ना। बेनिफिशियरी कौन होगा? मोस्ट प्रॉबेबली बैंक हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट बेस्ड तवज्जो दीजिएगा कि ऐसे कौन से वो हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड, मतलब उनकी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो मुतासर हो रही है। तो ऑब्वियसली बैंक हो सकता है, तो बैंक जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इंश्योरेंस कर सकता है, कोई मसला नहीं है, फर्टिलाइज़र भी कर सकता है। और आज मैं देख रहा था शायद उसमें कुछ एग्रीकल्चर को स्टिल बेनिफिशरी रखा गया है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। खैर बहरहाल, कमिंग बैक टू द टेक्निकल व्यू ऑफ द मार्केट फॉर टुमारो, देखिए कल मेरा व्यू ये है कि जो पहला सेशन है वो वॉलेटाइल और तेज़ हो सकता है, और ये उस वक्त होगा अगर ये 44,440 को ऑनर करता है, ठीक है जी। और एक बात और मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है, 44,440 और 303 इसके बीच में मार्केट में इंडिसीशन है। अच्छा, इंडिसीशन ज़रूर है, शार्प लो को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो टारगेटिंग बाय विल बी अ गुड ऑप्शन, ठीक है ना, अगर आप टारगेट बाय करते हैं। और जिस तरह मैंने TRG के हवाले से कहा, तो जो टेक्नोलॉजी है वो परफॉर्म करती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि आज भी हम TRG को बाय बैक करने की बात कर रहे थे कि 121 के ऊपर हमें TRG को छोड़ना ही नहीं है। इट इज़ वेरी गुड, 121 हमारा स्टॉप लॉस है। एनीवेज, तो 44,303 के नीचे अगर सस्टेन करता है, ठीक है, तो फिर मार्केट में डिप्रेशन आएगी, ठीक है। फिर ग्रेजुअली ब्रेकिंग ईच सपोर्ट लेवल विल ऐड मोर डिप्रेशन एंड एग्रेशन विच इज़ बिलो 44,077, ठीक है जी। अब आ जाए ऊपर की तरफ। जिस तरह मैंने कहा, ये जो 44,440 457 का लेवल है, ये इसके ऊपर मार्केट रहेगी तो मार्केट एफर्ट करती हुई नज़र आएगी। कल की जो सही तेज़ी जिसको मैं समझता हूँ वो 44,636 605 के ऊपर है। ये बेशक मेरा इमीडिएट टारगेट है, मगर जो अटमोस्ट टारगेट है वो ये नहीं है, ये मैं आपको समझा दूँ। ऐन मुमकिन है मार्केट 45,000 को भी टेस्ट कर ले, ऐन मुमकिन है, क्योंकि असल में मार्केट को इस एरिया से बाहर निकलना है। जो नेवर गिव अप वाली स्लाइड है उसको जाके दोबारा देख लीजिएगा। 44,440 और 44,605 पिछले 10 दिन से तो कम से कम मैं बता रहा हूँ। अगर मार्केट इस एरिया से बाहर निकल गई तो फिर उसके बाद 45,000 मेरे ख्याल में 700 का लेवल मैंने बताया हुआ है आपको, फिर मार्केट वहाँ तक के लिए क्लियर हो जाएगी, जाने की पूरी कोशिश करेगी। तो बहरहाल वॉलेटिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप आगे बढ़िए। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।